नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फिर से कक्षा 12 के गद्य भाग का एकांकीय अध्याय पढ़ेंगे, समझेंगे। पिछले भाग में हमने उस चैप्टर के संदेश के बारे में और उस पात्रों के बारे में समझा। आज उस एकांकी के बारे में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले कहा गया है कि एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि वो मध्यम परिवार का एक घर है दिल्ली का, और उसमें दो पात्र हैं। उस घर में एक मधु है, एक वसंत है, पति पत्नी। और वो जब वसंत जो इस एकांकी का मुख्य पात्र है वो क्या करता है, शेव बनाकर, हजामत बनाकर और फिर बाहर आता है तो क्या करता है, गलती से वो मदन का तौलिया हाथ में ले लेता है। ठीक है, तब जाकर पति पत्नी में एक बहस शुरू हो जाती है। क्यों शुरू होती है? क्योंकि उन्होंने, मधु ने क्या कर रखा था, अलग अलग काम के लिए अलग अलग तौलिए रख रखे थे। ठीक है ना, कि ये आपके हजामत का है, ये नहाने के लिए है, ये हाथ पोंछने के लिए है, इस प्रकार से। और फिर भी वो मदन का तौलिया ले लेता है, कौन? वसंत। तो वहाँ जाकर उन दोनों में बहस होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो वसंत था वो स्वच्छता को पसंद करता था, लेकिन जो मधु थी वो स्वच्छता को एक सनक की तरह उसको पसंद करती थी। सनक थी वो उसके दिमाग में। ठीक है ना। तो वसंत जब हजामत बनाकर मदन का तौलिया ले लेता है तब मधु को क्रोध आ जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। तो दोनों में बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है? वसंत कहता है कि तुम एरिस्टोक्रेटिक वातावरण में पली हुई हो। एरिस्टोक्रेटिक का तात्पर्य है भव्य वातावरण में, आलीशान वातावरण में तुम पली बड़ी हो, यानी तुम अमीर परिवार के से संबंधित हो। ठीक है ना। और वहाँ हो सकता है कि तुम्हारे बहुत से साधन रहे होंगे, तो तुम उसी को यहाँ फॉलो कर रही हो, वहाँ इसको लागू कर रही हो, जो ठीक नहीं है। ठीक है ना। वो उस पर व्यंग्य करता है। और ये वसंत कहता है कि मैं एक मध्यम परिवार से संबंध रखता हूँ, और हमारा एक ऐसा भी समय आया था जब हम 6 लोग थे और एक ही टॉवल को यूज़ करते थे, कोई परेशानी नहीं होती थी, कोई बीमारी हमको नहीं लगी आज तक, और ना ही ये जो बीमारी मुझसे तुमको लगी है और या फिर बच्चे को लगी, किसी को नहीं लगी है। एक तौलिए से काम में लेने पर भी ऐसा नहीं हुआ। तो वसंत कहता है कि तुम बड़े भव्य वातावरण में पली हो, और तो मधु कहती है कि मैंने तुमसे लव मैरिज की है, ठीक है, प्रेम विवाह किया है, और तुमको बदलने का भी काफ़ी प्रयास किया है, और इस घर में भी मैंने सेट होने का प्रयास मैंने किया है। ठीक है ना। तो ऐसा कहती है। और फिर वसंत क्या करता है? वसंत एक चूहा सेदनशाह है, एक जगह है, एक स्थान है, उसके बारे में बताता है। क्या कहता है वसंत? कि एक बार क्या हुआ कि अमेरिका की एक संस्था है, रॉकफेलर ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के कुछ लोग उस चूहा सेदनशाह में गए, यहाँ पर गए, इस स्थान पर। तो वहाँ उन्होंने भोजन किया, और भोजन करने के बाद उन्होंने पानी मांगा। तो पानी मांगने पर गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ कोई कुआं नहीं है, जमीन का पानी, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ एक जोहड़ है, जोहड़ा जिसको बोलते हैं, जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है और उसको काफ़ी लंबे समय तक गांव के लोग पीते थे। तो उस जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट में कुछ डॉक्टर्स भी थे। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये इतना गंदा पानी, वर्षा का जमा हुआ पानी, और उसी में जानवर भी पी रहे हैं, उसी में सारा गांव का कचरा चला जा रहा है, और उसमें बहुत सारी बीमारियां भी होंगी, उसमें बहुत सारी बीमारियों के कीटाणु होंगे, तो वो पानी पीना उचित नहीं है। तब सब लोगों ने कहा कि हम तो यही पीते हैं। और उस गांव के जो जाट लोग थे वो बहुत लंबे, हृष्ट-पुष्ट थे, स्वस्थ थे। तो उनको आश्चर्य हुआ। तो वो जो लोग थे, वो डॉक्टर्स थे, वो रुके वहाँ पर, उन्होंने उनके ब्लड का टेस्ट किया, परीक्षण किया। ये जो जाट हैं इतना गंदा पानी पीते हैं,
और वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग क्यों हैं, मजबूत क्यों हैं, स्वस्थ क्यों हैं? तो उन्होंने पाया कि उनके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, वो उनके ब्लड में, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, किसी भी आने वाले रोग से मुकाबला करने की शक्ति मनुष्य को देती है, वो आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स। तो वो उनके शरीर में बहुत ज़्यादा थी। वो क्यों थी? क्योंकि वो उनका जब खान पान देखा गया तो खान पान उनका मजबूत था। ठीक है ना, उनके खान पान में वो दही और लस्सी का प्रयोग करते थे, तो वो इस प्रकार से वो मजबूत थे। तो वसंत ने कहा है कि ऊपर की स्वच्छता से कुछ नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, अंदर शरीर मजबूत होना चाहिए। शरीर अगर मजबूत होगा, अंदर से प्रतिरोधक क्षमता हमारी मजबूत होगी, इम्यूनिटी अगर हमारी मजबूत होगी, तो बाहर से कोई भी कीटाणु विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो वो कोई असर ही नहीं कर पाएगा हमारे ऊपर। तो क्या होना चाहिए कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है ना, ये कहा उसने। फिर उसके बाद में वसंत ने मधु के मौसा जी का एग्जाम्पल दिया कि तो हे मधु, तुम्हारे जो मौसा जी हैं, मैं उनके घर पर एक बार गया था और सॉरी, वो हमारे घर पर आए थे। तो उन्होंने क्या किया मौसा जी ने कि उन्होंने अपना चेहरा धो लिया। ठीक है ना, अपने चेहरे को धोया, तो मैंने उनको अपना टॉवल दे दिया, अपना तौलिया उनको दिया कि भाई चेहरा पोंछ लो। लेकिन मौसा जी ने क्या किया, वो गुस्से में हो गए, नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा टॉवल है, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, मेरे पास अपना रुमाल है, मैं उससे अपना चेहरा पोंछ लूँगा। ठीक है ना। तो वसंत ने कहा ऐसा करने से बीमारी इधर उधर नहीं होती है। ठीक है, अपने शरीर को मजबूत बनाओ। फिर उसके बाद में मौसा जी के बाद में फिर मामा जी का एग्जाम्पल दिया। किसको? कि ये हे मधु, तुम्हारे जो मामा जी हैं, मैं उनके घर पर एक बार गया था और वहाँ रात को रुका था, और सुबह वहाँ जब मैं रवाना हो रहा था, तैयार हो रहा था, तब मैंने वहाँ शेविंग में करना चाहता था। ठीक है, तो शेविंग में करने के लिए उनका शेविंग बॉक्स मैंने मांगा और शेव मैंने वहाँ पर की। तो वो उनको शेव करने के लिए जब मैंने उनका रेजर मांगा कि भाई हे मामा जी आपका रेजर मुझे दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं ये रेजर मैं तुमको नहीं दे सकता, जो भी गेस्ट आते हैं, जो भी दूसरे लोग आएंगे, उनके लिए एक ये बेकार सा रेजर रखा हुआ है। ये रेजर उन्होंने निकाल कर वसंत को दे दिया। ठीक है ना। तो वो वसंत जो था वो बिल्कुल गुस्सा हो गया, ये बेकार सा रेजर मुझे दिया है, मैं यहाँ अपने ससुराल में आया हूँ, मेरा आदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये बेकार सा रेजर मुझे निकाल के दिया। वो गुस्सा हो गया वसंत। तब फिर मामा जी ने क्या किया, एक खुद का रेजर फिर मुझे दिया, और फिर मैंने उन मामा जी के रेजर से मैंने अपनी शेव बना ली। और फिर उसके बाद उसकी जो भी ब्लेड थी उसको बाहर निकाल कर उसको फेंक दिया, और उसको रेजर को स्टरलाइज करके लाने को कहा गया। ठीक है, इसकी जो भी कीटाणुओं से अगर वो ग्रस्त हो गया है तो उसको बिल्कुल क्या कर दो, स्टरलाइज उसको कर दो। ठीक है, उस रेजर को। तो इस प्रकार से वसंत ने कहा है कि ये जो तुम्हारे मौसा जी हैं, ये जो तुम्हारे मामा जी हैं, वो स्वच्छता का दिखावा करते हैं। इस दिखावे करने से कुछ नहीं होगा। उनको अगर हमारा शरीर अंदर से मजबूत होगा तो किसी प्रकार की बीमारी, दूसरे की बीमारी हमको नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है ना। तो हमको अंदर से मजबूत होना चाहिए, अंदर से हमारा शरीर भी मजबूत होना चाहिए, अंदर से हमारा मन भी मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना, हमारी आत्मा मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम अंदर हमारे आत्मबल है तो अगर एक पतला सा कोई व्यक्ति होगा वो भी क्या कर पाएगा, एक बड़ा काम कर सकता है। ठीक है ना। तो हमारी क्या होना चाहिए, अंदर से मजबूती। तो इसके लिए वसंत ने एक तो मौसा जी का उदाहरण दिया, एक मामा जी के बारे में कहा, और फिर क्या कहा कि मुझे गंदगी से घृणा नहीं। ये किसने कहा, वसंत ने कहा है
कि मुझे गंदगी से घृणा नहीं है, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। वसंत ने क्या कहा है कि मैं गंदगी को पसंद नहीं करता हूं, ठीक है, मैं स्वच्छता को पसंद करता हूं, लेकिन मैं इस गंदगी से घृणा भी नहीं करता हूं। अगर मेरे सामने कोई गंदगी है, कोई कचरा हो गया है, तो मैं उसको देखकर मैं अपना नाक नहीं बंद करूंगा, मैं अपनी आंखें नहीं बंद करूंगा, मैं उससे घृणा नहीं करूंगा, बल्कि उसको दूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें थोड़ा सा फर्क है, नाजुक सा फर्क है, ठीक है ना, तो हमको गंदगी को क्या करना चाहिए, गंदगी को पसंद नहीं करना चाहिए, स्वच्छता को पसंद करना चाहिए, लेकिन एक हद तक करना चाहिए, ठीक है ना। ये लेखक ने कहा है, वसंत ने कहा है, ठीक है ना। उसके बाद में तो ये बातें चलती रहती है, वसंत और मधु एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे को बातों में झगड़ा करते हैं। और फिर मधु क्या कहती है, ऊषी और निम्मो के बारे में बातें बताती है कि जो ऊषी और निम्मो, ये आपकी जो भतीजियां हैं दो, ये क्या है, असभ्य हैं और अशिष्ट हैं, परले दर्जे की असभ्य हैं, यानी बहुत ही निकृष्ट श्रेणी की वो हैं। तो ये जो छोटी छोटी बच्चियां जो हैं, आपकी जो भतीजी, वो बिल्कुल क्या है, वो असभ्य है। किस प्रकार कि कभी भी हंसने लगती है, हाँ हाँ करके दांत दिखाने लगती है, ठीक है, और कभी भी आ जाती है बेड पे बैठ जाती है, और मिट्टी के पाँव भी उसके होते हैं, पूरा बेड गंदा कर देती है, ठीक है ना। एक बार मेरे पास आई थी और पीछे से उसने चिमटी काट ली थी, ठीक है ना, वहाँ हंसी मजाक करने लगी सबके सामने, ठीक है ना। तो ये अच्छा नहीं है। और वो क्या करती है, एक बार जब आई थी मेरे पास में, वो बैठ गई, उसके पैर मिट्टी में भरे हुए थे और मेरी साड़ी पूरी उसने खराब कर दी। तो इस प्रकार वो कहती है, मधु क्या कहती है कि ये असभ्यता ठीक नहीं है, हम सभ्य लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, और हमें उसका प्रमाण भी दिखाना चाहिए कि हम किस प्रकार से रहना सहना है, हमारा खान पान किस प्रकार से है। तो हमारे जो मैनर्स हैं, जो एटिकेट हैं, जो सभ्यता है, वो हमें दिखानी चाहिए। हमारे पास सारे संसाधन हैं, तो हम क्यों न हम उनको यूज़ करें, क्यों ना हम उनको दिखाएं। ये कहती है मधु, ठीक है। तो वो कहती है कि ये जो तुम्हारी लड़की है वो ठीक नहीं है, जो भतीजियाँ हैं। तो वसंत कहता है कि ऐसा नहीं है, ये तो बच्चियाँ हैं, अगर बच्चियों का इस प्रकार से तुम बांध दोगी, एक प्रकार से उनको रोबोट बना दोगी, मशीन बना दोगी, तो उनका जो बचपन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नीरस हो जाएगा, वो बच्चियाँ नहीं रहेगी फिर तो, ठीक है ना। उनको खेलने दो, स्वतंत्र उड़ने दो, ठीक है। तो वो तो बच्चियाँ हैं, उनको भी तुम ये अपने इस जाल में फंसा रही हो, स्वच्छता के जाल में, स्वच्छता के दिखावे में फंसा रही हो तुम उनको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों में बहस होती है। और फिर मधु क्या करती है, थक हार कर कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ रहने का प्रयास किया और मुझे लगा कि मैं तुमको समझा पाऊंगी, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे। और वो मधु अपने पीहर जाना चाहती, वो बैग अपने पैकिंग करती है। उसी समय एक फ़ोन कॉल आता है, और वो कॉल किसके लिए था, वसंत के लिए था। और वसंत के ऑफिस का कोई काम आ जाता है, और वसंत क्या कहता है कि मधु तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे जाना है कुछ काम के लिए, थोड़े समय बाद में लौटूंगा, कुछ दिन बाद में आऊँगा वापस, ठीक है। तो इस प्रकार कहकर वो वसंत चला जाता है। तब उस जाने के बाद वो मधु क्या करती है, वो सोचती है, क्योंकि वो अपने पति से प्रेम करती थी, और वो सोचती है कि हाँ, क्या मैं वास्तव में स्वच्छता को सनक की हद तक ले जाती हूँ क्या, ठीक है। ये स्वच्छता तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि जो मज़ा है, जो रस है, आनंद है, वही समाप्त हो जाए। तो मैं अपने आप को बदलने का प्रयास करूँगी, ठीक है, मैं अपने आप को बदलूँगी, क्योंकि वो मुझसे नाराज़ होकर चले गए हैं, और जाने के इतने टाइम बाद भी 2 महीने हो गए हैं, और फिर भी मुझे एक कॉल भी नहीं किया है कि कैसी हो, कैसी तबीयत है। तो मैं अपने आप को बदलूँगी, ठीक है, पति ने जैसा कहा है उसके अनुसार मैं बदल जाऊँगी, अपने स्वभाव में चेंज करूँगी। तो उसी दौरान
क्या होता है, सुरों और चिंती का आगमन होता है। सुरों और चिंती मधु की सहेलियां हैं, वो दोनों आती हैं और क्या करती हैं, ये भी क्या है, ये भी अमीर परिवार से संबंध रखती हैं और ये बहुत समय बाद मधु से मिलने आई है और तो ये देखती हैं कि किस प्रकार मधु का जो नेचर है वो बदल गया है। अब वो बात बात पर स्वच्छता की बातें नहीं करती है, वो सुरों और चिंती से कहती हैं कि कोई बात नहीं, अपने बेड में बैठ जाओ, चाहे मिट्टी के पैर हैं तो भी लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ आकर हम पास में बैठकर, बेड पर बैठकर रजाई ओढ़कर गर्मा गर्म चाय पिएंगे। दूर दूर नहीं बैठना है, तीनों सहेलियाँ, ठीक है, वो एक ही बेड पर बैठ जाती है। इसी पे बैठने के लिए वो कहती है कि दूर दूर मत बैठो, एक वहाँ कुर्सी पर बैठा है, एक दूसरा वहाँ बैठा है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो क्या कहती है कि ये तीनों हम क्या करेंगे, बैठकर बातें करेंगे और पास पास में होने से हमारे दिल मिलेंगे, हमारी जो भावनाएं होंगी, विचार होंगे, वो एक दूसरे तक पहुँचेंगे, एक दूसरे की पीड़ाएं, एक दूसरे के सुख दुख वो हम जान पाएंगे नज़दीक से। तो वो मधु अब बदल चुकी थी और सुरों और चिंती को आश्चर्य होता है कि वो इतनी ज़्यादा कैसे बदल चुकी है। पहले तो बात बात पर सफाई के लिए वो कहती थी, ठीक है ना, चाय का जो कप होता था उसमें थोड़ी सी चाय भी इधर उधर गिर गई है, ठीक है, एक बूंद भी अगर गिर गई है तो वो चिढ़ जाती थी कि फर्श खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आज तो वो चिढ़ नहीं रही है, ठीक है ना, किस प्रकार से वो बदल गई है, कितना बदल गई है, ये बातें वो करते हैं। और पुराने समय की भी वो बातें करते हैं कि कैसा हमारा समय हुआ करता था, ये सब बातें वो करते हैं। तो उसके बाद वो चली जाती है, कुछ समय गुजरता है, 2 माह गुजर जाते हैं, 2 महीने के बाद फिर वसंत आता है और आने पर मधु कहती है कि तुम तो इतने समय हो गए, मुझे तुम भूल ही गए, तो तुमने बात नहीं किया, इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए क्या। तो वसंत कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने काम में उलझा रहता था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो और फिर उसके बाद में फिर वो उनमें बातें शुरू हो जाती है। फिर वही बात वसंत उनको मधु को समझाता है कि जो जीवन का जो भेद है वो बाह्य तड़क भड़क में नहीं है, ये तड़क भड़क जो है, दिखावा जो है, टीमटाम जो है, ठीक है, अगर हम किसी स्त्री को बाहर से मेकअप करके तो सुंदर बना देंगे, ये तड़क भड़क हो जाएगी, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होगी वो अंतर की दृढ़ता में है, उसका अंदर से उसका शरीर मजबूत है कि नहीं है, ठीक है, उसकी प्रतिरोधक शक्ति, ठीक है, इम्यूनिटी कह सकते हैं उसको, या पावर ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं कि ये उस मनुष्य के अंदर है या नहीं है। तो बाहर का दिखावा करने से कुछ नहीं होता है, हमें क्या करना चाहिए, अंदर की मजबूती पर काम करना चाहिए। हमारा जो शरीर है अंदर से बीमारियों का मुकाबला कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग है कि नहीं है, हमारा शरीर छोटी मोटी सर्दी जुकाम से ही परेशान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है अपने को। तो इसके लिए शरीर की अंदर की मजबूती पर काम करना है। अंदर से जब हमारी कोई बीमारी नहीं होगी तो वो हमारे स्किन पर नहीं दिखाई देगी, स्किन पर हमारी स्किन भी बिल्कुल एकदम फेयर हो जाएगी और हम अंदर से तो साफ ही हैं, स्वच्छ हैं ही हैं, बाहर से भी हम स्वच्छ दिखने लग जाएंगे, हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इस चैप्टर के माध्यम से क्या कहा गया है कि स्वच्छता तो रखनी चाहिए लेकिन उसका दिखावा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।